है गाइस। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना BPC 144 डिजर्टेशन का एपिसोड 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कुछ टॉपिक्स पर, जिसमें पहला टॉपिक है हम लोग का क्लास का। देखो क्लास का क्या चक्कर है, अभी हम आपको बहुत अच्छे से कहानी एक्सप्लेन कर देता है। इग्नू में दो विंग्स होते हैं, एक होता है RC और एक होता है SC। RC होता है अपना रीजनल सेंटर और SC होता है अपना स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर इग्नू का नहीं होता है। स्टडी सेंटर एक कॉलेज होता है जिसमें एक छोटी सी विंग होती है जो होती है कुछ ऑफिसर्स की, मतलब क्या बोलते हैं, जो टीचर्स नहीं होते, जो काम हम संभालते हैं थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क के, उनकी सैलरी इग्नू से आती है और RC वाले की पूरी सैलरी इग्नू से आती है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के टीचर्स रहते हैं वो उस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स होते हैं और उनको वहाँ से सैलरीज नहीं मिलती। तो वो जो कहानी कई बार जो बोलेंगे वो भी सच होता है, और इग्नू वाले स्टडी सेंटर्स भी जो बोलते हैं वो भी मोस्टली सही बता देता है कई बार, क्योंकि सबको पता रहता है RC एक रूल बुक है। जब आप उससे कुछ भी चीज़ पूछोगे तो वो रूल्स के हिसाब से चलेगी, भले ही वो उसे कभी पूरा ना करे, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले को सही रूल बताने उसका काम है, क्योंकि वो RC है। तो उसी तरीके से जब आप डिजर्टेशन के बारे में RC से पूछोगे तो RC एक बात कहानी सुनाएगी, 6 क्लास होगी, उसके बाद ही आपको अपना सिनॉप्सिस सबमिट करना है और ब्ला 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 बहुत सारी कहानी सुनाएगी आपको। बट आप अपने SC जाओगे तो SC बोलेगी कि आप कुछ SC बोलेगी, हो सकता है जो RC बोल रही है वो वैसे ही सही हो, और कुछ SC बोलेगी कि नहीं बेटा लाओ सिनॉप्सिस हम अभी जमा कर लेते हैं और काउंसलर से जाके अपने साइन करवा लो। 2 लोग की 3 जगह साइन होगी आपके सिनॉप्सिस पे। पहली साइन होगी आपकी, दूसरी साइन होगी काउंसलर की, जो भी साइकोलॉजी का काउंसलर का स्टडी सेंटर अलॉट किया आपका साइकोलॉजी का, वो साइन करेंगे। ध्यान से सुनना, जो साइकोलॉजी का काउंसलर स्टडी सेंटर अलाउड किया है, ना कि कोई भी डॉक्टर से आप करवा लो जो PhD किए हुए हो फिलॉसफी या साइकोलॉजी से, वो साइन नहीं करेंगे। सिर्फ वही कर सकता है जो स्टडी सेंटर का काउंसलर होता है इग्नू की तरफ से, जो अलाउ होता है या अलॉट होता है, जो भी आप समझो। फिर आता है तीसरी साइन कोऑर्डिनेटर की, जो इस भी आप स्टडी सेंटर में हो उसका जो मेन एक कोऑर्डिनेटर होता है, जो सारा स्टडी सेंटर का एक प्रिंसिपल तरीके की होता है उस स्टडी सेंटर का इग्नू के, उसकी साइन लगेगी और वहाँ पे वो मोहर लगाएगा अपनी। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका है, कुछ स्टूडेंट्स को उसके स्टडी सेंटर और RCs बोलते हैं कि ये चीज़ अपनी सिनॉप्सिस और प्रोफार्मा और डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट जो भी उनका होता है, वो तीनों एक कॉपी सिनॉप्सिस की, दो कॉपी उसकी डिजर्टेशन की सबमिट करनी रहती है डायरेक्ट दिल्ली। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग को डायरेक्ट बोल दिया जाए कि यही काम करना है, कि आपको यहाँ से अप्रूवल लेना है, ये दोनों चीज़ का साइन करवा के अब डायरेक्ट ये चीज़ें आपको भेज देनी है कहाँ, दिल्ली बाय पोस्ट। और कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज़ यहीं सबमिट कर दीजिए, हम यहाँ से RC भेजेंगे और RC वहाँ से दिल्ली भेजेंगे। तो दोनों में आपका काम है, जो RC और SC जैसे जैसे आपको चलाए वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा। और जैसे कि बता दिए रूल्स की कहानी रहती है, तो RC हमेशा रूल से चलती है, भले ही वो रूल कभी पूरा ना करे। तो जैसे आप बोलोगे कि होता क्या है, होता तो ये है कि 6 क्लास कंफर्म है तो कंफर्म है, भले ही वो आपको ना मिले, तो उसकी जगह वो होता है कि वो क्लास की एक लिस्ट निकाली जाती है, प्रीवियस लिस्ट, मतलब आज सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जब उनको क्लास दिखानी होगी तो एक फॉर्मेट तैयार करेंगे पुरानी लिस्ट का, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे जो लोग डिजर्टेशन सबमिट किए उन सबको पुट कर देंगे उसमें, अपना नाम उनका साइन, और अपने मन से साइन करके दिखा देंगे कि उन्होंने क्लास की और इस बेस पे हमने इनसे सिनॉप्सिस ली और इस बेस पे हमने इनसे डिजर्टेशन बनवाई। ठीक है, तो यही सब होता है, अपने अंदर ही अंदर वो खिचड़ी पका के खिचड़ी बना के खा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, कि वैसे तो आज हम सोचे थे कुछ टॉपिक्स देने का, लेकिन आज नहीं देंगे, कल दे देंगे उसको। तो फिर आज आगे आता है कि डिजर्टेशन का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो यार ध्यान से देख लो ये चीज़ें। पहला तो एक फर्स्ट पेज होता है जिसे शीर्षक पेज कहते हैं, ठीक है। फिर होता है मौलिकता और पूर्णता का प्रमाण पत्र, आभार, विषय सूची इंडेक्स हो गए आपके, फिर सिनॉप्सिस होगा, फिर सिनॉप्सिस स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से एक सिनॉप्सिस का पेज होगा प्रपोजल का, ये सब का, जिसमें टाइटल रहेगा,
और फिर परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा, फिर साहित्य की समीक्षा होगी, लिटरेचर रिव्यू कहते हैं शायद, अध्ययन का औचित्य होगा, एक कार्य प्रणाली होगी, रेशनल होता है शायद ये, एक होता है रिजल्ट एंड विवेचना, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, नहीं कंक्लूजन नहीं है सॉरी, विवेचना कुछ होता होगा, डिस्कशन होगा शायद, निष्कर्ष और निहितार्थ, कंक्लूजन एंड कुछ होगा, परिसीमान सीमाएं और भविष्य के सुझाव, संदर्भ और परिशिष्ट। ये कहाँ से आपने चीज़ें ली, ये चीज़ों में 8 टॉपिक में डिवाइड होगा और जिसमें आपको 4-5 पेज में ये चीज़ें करनी है, परिचय से लेकर के पार्ट आप संदर्भ और परिशिष्ट तक की चीज़ें। ठीक है। और एक और चीज़ थी यहाँ पे लिखा है, डिजर्टेशन में निम्नलिखित को सम्मिलित होना चाहिए। डिजर्टेशन की बात हो रही था, सिनॉप्सिस की नहीं, सॉरी हम भूल गए थे। ठीक है। मूल में निबंध का सिनॉप्सिस का प्रस्ताव के लिए प्रोफार्मा, परिशिष्ट और डिजर्टेशन के सिनॉप्सिस की 4 कॉपी बनेगी, जैसे कि भी हम बता दे रहे हैं, और डिजर्टेशन की भी 3 कॉपी बनेगी। सिनॉप्सिस की 4 कॉपी क्यों बनेगी आपको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि पहली कॉपी होती है जिस प्रोफेसर और काउंसलर के अंदर आपने बनाई है, मतलब जिन्होंने साइन की है, मुख्य तौर पे एक कॉपी उनको चल जाती है, तो वहाँ सबमिट होती है एज अ रिकॉर्ड कि आपने कौन कौन से टाइटल्स पर अभी तक साइन कर चुका है। ठीक है। एक उनकी हो गई, एक आपकी हो गई, आप रखोगे भाई कि हाँ भाई हमने बनाया था, उसकी एक रिसिप्ट तरह से। ठीक है। एक जमा करोगे और एक साइन करा के एक्स्ट्रा रखोगे डिजर्टेशन में आगे लगाने के लिए। ठीक है। तो 4 कॉपी हो गई और डिजर्टेशन की 3 कॉपी, एक सर की, एक आपकी और एक सबमिट करने के लिए। तो ये हो गई डिजर्टेशन की 3 कॉपी। मूल में निबंध के सिनॉप्सिस के प्रस्ताव के लिए प्रोफार्मा। ठीक है। पहला हो गया मूल में स्वीकृति सिनॉप्सिस कि सब कुछ आपका ही है और आपने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया। गाइड का सहमति पत्र, जिसमें गाइड के अंदर आप सहमति पत्र करोगे, एक प्रोटोटाइप वहाँ पे चिपका बना रहता है, वो पिक करना है और उसमें सर का नाम लिखना है और सर वहाँ साइन करेंगे। शिक्षार्थी और गाइड दोनों द्वारा विविध हस्ताक्षरित मौलिकता का प्रमाण पत्र की जो भी चीज़ें भाई ये हमारी है, इसके अलावा और इसका कोई यूज नहीं किया। आभार का प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 5। वर्णित प्रारूप के अनुसार डिजर्टेशन होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ नोट यहाँ करने के लिए दी गई है, ध्यान से सुनो। आपको अपनी रुचि के क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक पाठ और साहित्य का चयनित विषय पढ़ने की आवश्यकता है। देखो, जैसे कि तुम लोग को पहले भी एक बार बताया, अपना एक फील्ड होता है हर इंसान का, तो पर्सनैलिटी होती है किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का इमोशंस होता है, किसी की मेमोरी होती है, किसी का तुम CNS ले सकते हो, बहुत सारे क्या बोलते हैं ग्रंथियाँ होती है, एड्रोलिन क्या बोलते हैं यार इसको, एड्रोलिन्स और पता नहीं क्या, बहुत सारी चीज़ें होती है, हाइपो थायराइड ग्लैंड, ये सब कई सारी ग्लैंड्स और वो होती है, तो आप उसको ले सकते हो, इमोशंस को ले सकते हो, डिसऑर्डर्स को ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। और डिजर्टेशन जमा करने की डेट मई 31 और नवंबर 30 होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। डिजर्टेशन के मार्क्स ग्रेड कार्ड में चढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। बहुत लोग को ये सोचते हैं कि इसका ग्रेड कार्ड में मार्क्स नहीं चढ़ेगा, तो ये सोचना बहुत बड़ी गलती होती है। इसका मार्क्स डिजर्टेशन का ग्रेड कार्ड में चढ़ता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट है और इसका मार्क्स 2 भाग में डिवाइड रहेगा। 1 मार्क्स चढ़ेगा ट्यूटोरियल वाले सेक्शन में और 1 मार्क्स चढ़ेगा आपका प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में। असाइनमेंट वाला सेक्शन और एग्ज़ाम वाला सेक्शन बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। ठीक है। और इसमें कुछ मार्क्स आपका वाइवा बेस रहता है जो आपका डिजर्टेशन सबमिट होने के बाद रख होता है, और कुछ मार्क्स आपका होता है क्या बोलते हैं फाइल, जो आप प्रोजेक्ट होता है उस पर, प्रोजेक्ट पर 70 होता है और शायद वाइवा पर 30 होता है। पास होने के लिए दिया हुआ कितने कितने मार्क्स चाहिए रहते हैं, तो वाइवा में 30% भाग होता है, 30 मार्क्स का वाइवा होता है, जो पास होने का दिया हुआ था लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, कुछ 28 नंबर उसमें चाहिए रहता है और उसमें कुछ ऐसा चाहिए रहता है। अच्छा हाँ, वो क्वेश्चन वाले में दिया, ठीक बोल रहा है। तो इस तरीके से नंबर कुछ चीज़ों में डिवाइड होता है। 30 नंबर का वाइवा वैसे ही होता है। ठीक है। और इंट्रोडक्शन ये सब मिला करके ये सब होता है टोटल 70 नंबर का। डिजर्टेशन का पूर्ण मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। डिजर्टेशन एक शिक्षार्थी जो आंतरिक एवं बाहरी दोनों अलग अलग न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे शुरुआत से ही फिर से उसी प्रक्रिया का पालन करना होता है जो कि सिनॉप्सिस प्रस्तुत करने से लेकर डिजर्टेशन तैयार करने तक की। मतलब अगर आपको 35 नंबर नहीं मिला टोटल चीज़ को मिला करके आपका,
वाइवा वोसी और डिजर्टेशन को मिला करके, तो आप फेल हो गए और आपको दोबारा से एक टर्म आपको करना पड़ेगा और आपको पूरा सिनॉप्सिस से लेकर के डिजर्टेशन और फिर वाइवा सब कुछ दोबारा देना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में कुछ नैतिक मुद्दे होते हैं कि हर चीज़ों का आप लोग इसको कई बार पढ़े हो गए है ना। APA स्टाइल, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो चीज़ तय की है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। न्यूनतम जोखिम, गोपनीयता, सूचित सहमति कि जो भी आप काम करो उसका बता के करो, इसलिए कोई छुपा के अंदर की जानकारी मांग लो आप लोग, धोखा नहीं देना, डिब्रीफिंग नहीं करनी है। अपने अध्ययन के पूरा होने के बाद एक प्रक्रिया है जहाँ धोखे के कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों को शोधकर्ता द्वारा हटा दिया जाता है। साहित्य चोरी यह तब होता है जब पुस्तकों, लेखों, पत्रकारों, जर्नल से लिखित सामग्री इंटरनेट स्रोत स्वयं के विचारों के रूप में निर्मित कर दिए जाते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ पिक कर लेना जो जर्नल, बुक ये सब में दिए गए और आप पिक कर लो और उसका ऐड ना करो कि ये चीज़ हमने यहाँ से पिक की है, तो ये ऐसे फंस सकते हो आप। तो ठीक है, तो याद रखने योग्य कुछ बिंदु दिए गए। सिनॉप्सिस जमा करते हैं हेतु सिनॉप्सिस की केवल एक प्रति जमा करें और एक प्रति अपने पास रखें, जिसमें हम बताएं कि कैसे जमा करना है। सिनॉप्सिस प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दो सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। सिनॉप्सिस के प्रस्ताव के लिए परफॉर्मा और सिनॉप्सिस, ठीक है। सिनॉप्सिस उचित प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए, जैसे कि भाग 3.2 में बताया गया। तो ये एक सैम्पल चीज़ है, देखा जाएगा बाद में इसको। डिजर्टेशन जमा करने हैं तो डिजर्टेशन मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए यह A4 कागज पर डबल स्पेस में, जिसका टाइप होना चाहिए डबल स्पेस, एक तरीके का 1.5 की स्पेसिंग होती है। अगर आप लोग वर्ड चलाते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो हम दिखा देंगे कभी, डोंट वरी। टाइप किया होना चाहिए और एक बाउल्ड वॉल्यूम में या तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। हिंदी में कभी डिजर्टेशन मत लिखना, क्योंकि इसको आप टाइप करने में आप मर जाओगे, क्योंकि ये 50 पेज तक की हो जाएगी और आप इसको समझते समझते एकदम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। डिजर्टेशन की बाइंडिंग जल्दसाजी करने से पहले शिक्षार्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें मूल रूप से निम्नलिखित सम्मिलित हो। सिनॉप्सिस का प्रस्ताव हो, जैसे कि बोले सिनॉप्सिस की कॉपी लगेगी, स्वीकृति सिनॉप्सिस हो, ठीक है, जो आपका अप्रूवल हो चुका है वो चीज़, गाइड की सहमति पत्र हो, ठीक है, और शिक्षार्थी और गाइड दोनों द्वारा विविध हस्ताक्षरित मौलिकता का प्रमाण पत्र हो, ठीक है, और आभार प्रमाण पत्र हो, ठीक है। 1 2 3 4 होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत मज़ेदार काम चीज़ आई, ध्यान से समझना। स्वीकृत सिनॉप्सिस मतलब अप्रूव्ड सिनॉप्सिस होनी चाहिए, और लिखा है सिनॉप्सिस का प्रस्ताव होना चाहिए। सिनॉप्सिस का प्रस्ताव और अप्रूव्ड सिनॉप्सिस क्या होती है, पहले तो आप ये समझो। सिनॉप्सिस का प्रस्ताव वो होता है जो आप बना के जमा कर दिया, ठीक है। फिर जब वो साइन वेन हो करके आरसी से यहाँ साइन होने की बात कुछ नहीं हुई थी, आरसी से भी साइन हो करके या आपके पास आएगा, तब जा कर के, या हो सकता है दिल्ली भी जाता हो साइन होने, तब जा कर के जब वो आएगा तब आप उसको बाइंड करवाओगे उस क्या बोलते हैं अपने डिजर्टेशन में, और तब सबमिट करोगे, तब इम्पोर्टेंस, तब जाके वो डिजर्टेशन कंप्लीट मानी जाएगी। ना कि अपना ये साइन हुआ उसकी कॉपी जो आप रखे हो वो भी आप कर सकते हो वैसे तो, लेकिन एक सिनॉप्सिस का एक अप्रूवल लेटर आएगा, उसको भी आपको सेट करना लगाना पड़ेगा, तभी जा करके आपका कंप्लीट होता है। ये खर्चीला काम है डिजर्टेशन बनाना, बहुत खर्चा होगा इसमें आप लोग का, ठीक है। प्रश्न, डिजर्टेशन क्या? डिजर्टेशन एक शोध अध्ययन है, यहाँ आपको अपने शोध के प्रारूप आंकड़ा एकत्र करना और इसे संकलित करने की आवश्यकता होती है। मुझे सिनॉप्सिस कहाँ जमा करनी पड़ेगी? सिनॉप्सिस आपके SC पे होगा, स्टडी सेंटर। सिनॉप्सिस की जांच कौन करता है? सिनॉप्सिस की जांच शैक्षणिक परामर्शदाता द्वारा किया जाता है, ठीक है। मुझे अपना डिजर्टेशन कहाँ जमा करना है? अपने क्षेत्रीय केंद्र में जमा किया जाना है, ठीक है। एक अकादमिक कैलेंडर के दौरान मुझे कब तक डिजर्टेशन जमा करना प्रस्तावित है? एक अकादमिक कैलेंडर के दौरान, ठीक है। तो हम बता दिए गया पहले भी। डिजर्टेशन कैसे लिखा जाना चाहिए? तो एक टाइप होना चाहिए, ये हिंदी और इंग्लिश में 12 फॉन्ट की साइज होनी चाहिए शायद, या 12 ही होनी चाहिए शायद। क्या डिजर्टेशन के लिए कोई वाइवा वैसे होता है? हाँ होता है। डिजर्टेशन में सिनॉप्सिस का अनुमोदन के प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। हाँ। डिजर्टेशन की कितनी प्रतियाँ होनी चाहिए? 3 डिजर्टेशन 1 प्रति हार्ड कॉपी जमा की जानी है।
लेकिन एक प्रति अपने पास रखनी है और एक प्रति अकादमिक परामर्शदाता को रिकॉर्ड के उद्देश्य से दी जाती है, मतलब 3 कॉपी लगेगी। निबंध के लिए TEE वाइवा वोसी कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपके क्षेत्रीय केंद्र पे भी हो सकता है और आपके क्या बोलते हैं SC पे भी हो सकता है। क्या मुझे TEE वाइवा वोसी के लिए डिजर्टेशन के लिए ले जाना, क्या मुझे TEE वाइवा वोसी के लिए डिजर्टेशन प्रति ले जाना आवश्यक है? अपने डिजर्टेशन प्रति साथ रखना वांछनीय है। आपको इग्नू द्वारा जारी पहचान पत्र को भी ले जाना आवश्यक होता है। डिजर्टेशन के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है? हाँ, यहाँ दिया है 70 में से 24 मिलना चाहिए आपको डिजर्टेशन में, और मौखिकी में 30 में से 10 अंक मिलने चाहिए, मतलब दोनों का 30% मान लो। ठीक है, 30% से ऊपर ही है ये तो, 10.5 है, मतलब कि मानिए से जाओ 30% से ऊपर की बात चल रही है यहाँ। शोध प्रबंध के बारे में कोई संदेह हो तो आप यहाँ मेल करके आप पूछ सकते हो, psychology@ignu.com और bpce@ignu.ac.com। क्या मुझे डिएटिशियन में TEE के लिए कोई परीक्षा शुल्क देना होगा? हाँ, 200 रुपये लगता है भाई। मेरे स्वीकृति सिनॉप्सिस की वैधता अधिक क्या है? पूरा जवाब, जिस भी आप साल बनाओगे उस साल पूरी सिनॉप्सिस की अप्रूव की वैध रहेगा। क्या मैं अपना गाइड बदल सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ उचित औचित्य होना चाहिए कि जैसा बताया कि वो डॉक्टर होना चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। इसके आगे की कहानी की बात हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ये तो वीडियोस बहुत लंबे होते जाएंगे हम लोग के, फिर हम आएंगे ये अगले वीडियो में टॉपिक्स को लेकर और टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।